चलिए दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं आपका एक्सरसाइज 1.2। इसका हम लोग कंप्लीट वीडियो देखेंगे और यहाँ हम लोग आज जानने वाले हैं कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। एकदम बच्चे वाली चीजें हैं, एचसीएफ और एलसीएम को निकालना। ठीक है, अब यहाँ हम लोग बात करते हैं कि जब एचसीएफ और एलसीएम हम लोग बचपन में निकालते थे तो एक तरीका होता था हम लोगों के सामने, जो आप बचपन में पढ़े हैं, और वहीं पे सर हम लोगों को फैक्टर के थ्रू, गुणनखंड के थ्रू भी बताते थे निकालने के लिए। तो उन तरीकों को जानना है जो कि यहाँ पे जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, जैसे मैं आपको एक बुक से ही आपका क्वेश्चन लेकर के मैं बनाता हूँ। ठीक है, तो देखिए जैसे आपका 1 नंबर में कह रहा है कि आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड होता है कि ऐसा गुणनखंड में तोड़िए कि जिसका सिर्फ जिस संख्या का आप तोड़ रहे हैं वो संख्या और वन से तो सब डिविजिबल होगा, कटेगा, लेकिन जिस संख्या का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं उसको ऐसा तोड़ना है कि वो या तो 2 है या 3 है, फिर 4 नहीं होगा क्योंकि 4 भी टूट के 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड में हम लोग तोड़ते हैं। जैसे देखिए हम 140 का निकाल रहे हैं, जैसे देखिए दिख रहा होगा आपको, 2 से इसको निकालेंगे 70 आएगा, फिर 2 से निकालेंगे 35 आएगा, फिर देखिए इसमें 5 से निकालेंगे तो 7 आएगा। तो अगर हम कहें कि 140 का जो अभाज्य गुणनखंड है, क्या है बाबू? अभाज्य इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसी को हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये चीजें समझ में आई कि नहीं? ये आपने बचपन में देखा है, इसलिए मैं इस पर इतना नहीं बताऊंगा। ठीक है, बस आप लोग देख लो कि किस तरह से निकाला जाता है। यही है, बस पहला क्वेश्चन का पहला आपका बन गया। तो चलिए फिर उसी प्रकार का सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड का राय निकालने के लिए आपके बुक की क्वेश्चंस हैं ये। 1 के 2 नंबर हैं। 1 नंबर हमने बता दिया, 2 नंबर है कि 156 का आपको अभाज्य गुणनखंड करने थे, तो हमने इस तरह से कर दिया। बस तोड़ने के बाद इसको इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है। फिर देखिए 38 25 का है, इसको भी हमने तोड़ा और इसका इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया। तो आप आराम से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे 1 का 4 नंबर है, इसको हमने अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा है। यहाँ लिखा नहीं है, मैंने जानबूझकर नहीं लिखा है, क्योंकि आप नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड लिखना ही है, क्योंकि इसको तोड़े हैं, इसको गुना करने के बाद फिर यही आ जाएगा। बस तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड में, आंसर आएगा और आपको नंबर भी मिलेंगे। चलिए यहाँ पे क्या है, कुछ चीजों को जानना जरूरी है। जब इस तरह का नंबर रहे, देखिए इस तरह का नंबर रहे, क्योंकि आपका देखिए यहाँ पे अगर कुछ सम संख्या रहेगा तो आप 2 से तोड़ने का कोशिश करोगे, 5 रहेगा तो 5 से तोड़ने का कोशिश करोगे। तो आपको कुछ कुछ जो डिविजिबिलिटी का फॉर्मूला है, विभाज्यता का नियम 2 से लेकर के 11 तक, वो आपको याद रहने चाहिए। और दूसरी बातें क्या है कि जैसे देखिए ये 74 29, इसको तोड़ने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि हम इसको जोड़ते हैं 7 4 11 2 13 9 22 हो जाता है ना। तो ये 3 से कट रहा है, ना 9 से कट रहा है, कोई भी 1 से 11 तक नहीं कट रहा है। तो आपको दिमाग क्या लगाने हैं कि जब भी इस तरह के नंबर किसी से ना कटे तो अभाज्य संख्या को याद कीजिए। अभाज्य संख्या में क्या सब आता है? 2 आता है, तो 2 का तो आप जान ही रहे हो, 3 को भी आप जान ही रहे हो। ठीक है, आप 7 को, तो 7 को भी आप जान रहे हो, तो 7 से भगा दे के कोशिश करो, नहीं कट रहा है। 11 से भगा दे के कोशिश करो, नहीं कट रहा है। 13 से भगा दे करके कोशिश करो, नहीं कट रहा है। 17 से भगा दे करके कोशिश करो, नहीं कट रहा है। 19 से भगा दे करके कोशिश करो, नहीं कट रहा है। 23 से भगा दे के कोशिश करो। इस तरह से आपको आगे बढ़ते चले जाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरह से इस तरह का अगर अजीब टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आए तो उसको आप समझ लो कि ये कोई ना कोई अभाज्य संख्या से कटने वाला है। तो जो हमारा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या में जितने भी अभाज्य नंबर है उसको सीरियली भागा दो। हमने भी अभी यहाँ पे दिया था, पहले मैंने 7 से लगाया, नहीं कटा, फिर मैंने 11 से दिया, नहीं कटा, फिर मैंने 13 से दिया, नहीं कटा, और जैसे ही मैंने 17 से दिया ये कट गया। तो देख लिए दोस्तों, इसी तरह से आगे बढ़ना। चलिए हमारा क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आपको जानना है जो कि आपके लिए जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि आप एचसीएफ निकालिए और एलसीएम को निकालिए, और उसके बाद एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों? आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा लिखा हुआ, कि आपको याद कर लेने ये चीजें। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ, इसी संख्या का एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। बस इस चीज को आपको याद कर लेने हैं कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है बच्चा, वो होता है बराबर किसके? एचसीएफ और एलसीएम के। तो 2 को संख्या हम देंगे, उसका आप एचसीएफ निकाल लीजिए और एलसीएम निकाल लीजिए। जो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होगा वही 2 संख्याओं का, उसी 2 संख्या को गुना कर दीजिए। देखिए देखते हैं हम लोग, 2 का 1 नंबर में क्वेश्चन भी है हमारे लिए, 26 है और 91 है, 26 है और 91 है। तो हम इसको निकालते हैं। तो 26 को देखिए तोड़ लेंगे सबसे पहले। 26 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, तो 26 का एकदम रफ में करना है।
26 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 और 13 आएगा, यानी 2 गुना कितना आया बाबू 13 आया। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं 91 का। 91 का कीजिएगा तो 7 आएगा और क्या आएगा दोस्त 13 आएगा। अब देखिए हम लोग HCF कैसे निकालते हैं, तो HCF का मतलब होता है सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 2 इसमें नहीं है कॉमन, 7 नहीं है कॉमन, 13 आ रहा है कॉमन, इसका मतलब ये हमारा क्या है सर कॉमन आ गया। इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन को लेते हैं तो 13 आया कॉमन, इसका मतलब HCF इसका सर क्या है 13 आंसर। ठीक है, HCF और LCM अगर निकाल रहे हैं तो HCF में 13 इसका आ गया। अब LCM की बात करें तो LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो 13 तो इसमें आ गया है, तो 13 तो है ही सर, ठीक है 13 है ही। इसके बाद देखिए 2 इसमें है, इस 2 को ले लेंगे, 7 इसमें है, इस 7 को ले लेंगे। मतलब ये LCM निकालने का तरीका है। और आप इसको गुने कर दीजिए, इसको गुने कीजिएगा तो 13 दुने हो जाएगा 82 आ जाएगा क्या सर हमारा LCM। अब इसको कर रहा है कि जांच करने, तो जांच करने कर रहा है तो हम कहेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। अब देखिए दो संख्या मेरे पास क्या है 26 गुने 91 बराबर क्या हो जाएंगे HCF गुने। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे 182 आया है, लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। अब 26 गुना 91 13 गुना 182 किए, इसको गुना कर लिए 2366 आया और इसका भी मान 2366 आ गया, क्योंकि पहले से एक फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ था कि दो संख्याओं का गुणनफल जब तुम करोगे तो वो HCF गुने LCM होगा। तो LHS बराबर क्या हो गया सर RHS हो गया, और हमको जांच करने कर रहा था इसलिए हम यहाँ पे चेक्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे चेक्ड, यानी जांच हमने कर लिया। और कोई यहाँ प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन LHS बराबर RHS हो गया, नहीं होता तो लिखते नॉट चेक। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट है 2 का 2 नंबर 510 और 92 का निकालना है हमको HCF और LCM। तो HCF LCM निकालेंगे, फिर दो संख्याओं का गुणनफल करके उसका गुणा करेंगे। तो HCF तो पता चल गया सर कि 2 × 3 × 5 × 17 है, तो इसमें 2 कॉमन आया, तो HCF हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन जो था हाईएस्ट उसको हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कभी कभी LCM निकालने में। तो देखिए LCM निकालने का यहाँ पे एक और चीज आपको हम बता देते हैं, उसको ध्यान में रखना। देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 का स्क्वायर है, तो जो पावर बड़ा हो, देखिए इसमें 1 ठो 2 का पावर, इसमें 2 का पावर, तो उसको ले लीजिए, बड़का को ले लीजिए, गुने कर दीजिए। तो बड़का को जैसे हमने ले लिया तो इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें से इसका भी कॉमन हो गया, लोवेस्ट कॉमन में इसका भी कॉमन हो गया, बड़का वाला कॉमन हमने ले लिया। अब बचा क्या क्या सबको लिख दीजिए, कोई कॉमन नहीं है। अब बचे 3, इसको लिख लीजिए, बचे क्या 5, इसको लिख लीजिए, बचे क्या 17, इसको लिख लीजिए, बचे क्या 23, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा सर LCM हो जाएगा। अब इसको गुने कर लेते हैं। तो अब देखिए हमने यहाँ गुने किया तो 23,460 आया है। अब दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा दोस्त 510 गुना 92, और हमारा HCF क्या आया है 2, LCM क्या आया 23,460, इसको गुना कीजिएगा तो 46,920 46,920 बराबर हो जाएगा, यानी LHS बराबर RHS चेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ देखिए HCF हमने निकाला, तो पहले तो अभाज्य गुणनखंड किए और 336 और 54 का, और HCF देखते हैं। तो HCF क्या है हमारा HCF 300, ऐसा भी आप लिख सकते हैं HCF 336 54 का क्या आ रहा है। देखिए कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और कॉमन क्या आ रहा है 3 आ रहा है, बस कुछ नहीं करना है, वो दोनों का कॉमन ले करके यही हमारा हो गया HCF बराबर आंसर। और LCM में जब चलेंगे तो ये भी 336 और 54। देखिए ये सब हमने आपको लिखने का तरीका बता रहा है, ठीक है, मैं आपको ये लिखने का तरीका बता रहा हूँ। अगर आप ऐसा नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, बस चीजों को समझना है। और ऐसा भी आप लिख सकते हैं, एग्जाम में ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं LCM को हम लोग। तो LCM में क्या है कि देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया कि LCM जब भी निकालना, तो देखिए 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन देखिए 2 का सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे है, कितना है दोस्त 2 का पावर 4, एकदम लिख दीजिए आंख मुंद करके। तो आपने 2 को ले लिया, ये 2 का काम खत्म। अब देखिए यहाँ पे 3 का फैक्टर है सबसे बड़ा, 3 का पावर 3, हमने 3 का पावर 3 ले लिया, यहाँ का 3 का काम खत्म। तो 2 का काम खत्म, 3 का काम खत्म, बचा क्या 7, 7 से इसको गुना कर दीजिए। और टोटल जब आप गुना कीजिएगा तो चलिए इसको गुना करने से कितना आ रहा है बच्चा LCM का 3024 आ रहा है LCM। अब क्या करेंगे हम लोग, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 336 गुना 54 किए, इधर से 6 गुना 3024 किए, क्योंकि 6 HCF था और ये LCM था। इसको जब कीजिएगा तो इतने आएंगे और LHS बराबर RHS यानी चेक होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब आपके सामने है 3 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें अब यहाँ क्लियर कर रहा है कि आपको सिर्फ एचसीएफ निकालने हैं और एलसीएम निकालने हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ बनाते हैं इसको। देखिए क्या है, पहला 12, तो 12 का हम तोड़ेंगे, तो 2 दूने 4, ये 12, ठीक है। आप लोग तोड़ लेना, उधर से अभाज्य गुणनखंड कर लेना, मुझे पता है तो मैं कर रहा हूँ। ये हो गए 3 गुने 5, 21 है, ये हो जाएंगे 3 गुने 7। तो दोस्तों देखो यहाँ पे कि कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन हमारा जो आएगा वही एचसीएफ होगा। क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो है एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21, इसके एचसीएफ क्या आने वाले हैं? 3। तो एचसीएफ पूछा है तो यहीं पे आंसर, ठीक है। अब चलेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या है? 12, 15 और 21, बस ऐसे ही लिखने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे एलसीएम, तो हमने बताया कि देखिए इसको भूल जाइए, इसको क्या कीजिए, भूल जाइए आप। एलसीएम निकालने का फिर तरीका अलग है, इसलिए इसको भूल गए। अब देखिए हम क्या बताया आपको, बोले कि जो हाईएस्ट कॉमन हो, जो क्या हो, हाईएस्ट कॉमन हो। तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट क्या आ रहा है सर? 2 का पावर 2 आ रहा है, लिख दीजिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या आया, सबसे बड़ा फैक्टर आ गया, 2 का पावर 2, सबसे बड़ा वाला काम हो गया। अब कॉमन है तो 3 तो इसमें से कॉमन आ ही जाएगा, 3 कॉमन इसमें से आ ही जाएगा, तो 3 हमने ले लिया। बचे क्या? 5 और 7, 5 और 7 को हमने लिख दिया। इसको आप गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60, 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 420। तो अब हो तो गया, यही तो एलसीएम पूछ रहा था, तो हमारा एचसीएफ हो गया, इधर एलसीएम हो गया। तो यहाँ देखिए आपके सामने डायरेक्ट सवाल है, 17 है, 23 और 29 है। अब ये देखिए, ये भी खुद एक अभाज्य संख्या है, ये भी खुद एक अभाज्य संख्या है, ये खुद एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का जो परिभाषा होता है वो 1 से कटेगा, यानी तो स्वयं से कटेगा। तो 1 गुने 17, 1 गुने 23, 1 गुना 29। अब कॉमन क्या आया सर? कॉमन 1 आ सकता है, तो एचसीएफ 1 आ गया, ठीक है। और एलसीएम क्या होगा? तो जो भी बचे हैं, 1 तो है ही, लेकिन जो बचे हैं सबको गुने करके हमने लिख दिया 1139, यही आपका आंसर है। चलिए अब हमारा 3 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए 8, 9 और 25 है आपके सामने। तो इसको आसानी से हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दिया। तोड़ने के बाद एचसीएफ निकाला, तो कुछ भी कॉमन नहीं जहां आएगा वहां 1 कॉमन होगा ही, इसलिए 1 आंसर आया। और एलसीएम बराबर देखिए इसका बचा जो तो इसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर यही था, सबसे मतलब पावर इसका बड़ा था, तो 2 का पावर 3 लिया, इसमें सबसे पावर बड़ा इसका था, इसको लिया, इसमें इसका पावर बड़ा था, सबको ले लिया और गुना किया, तो 1800। तो चलिए आपके सामने जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जनरल कंपटीशन में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या है कि आपको हमने बताया अभी तुरंत की फॉर्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है? 2 संख्याओं का गुणनफल। अब एनी टाइम फॉर्मूला को लिखेंगे नहीं, अब आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए, सेट हो जाना चाहिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम, 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। समझ में आ गया कि नहीं? अब देखिए हम 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है, हमारे पास संख्या क्या है, 306 और 657। हम 306 गुने 657 लिख दिए। और इसके बाद क्या है, एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, जहां हमको एचसीएफ का वैल्यू दिया हुआ है 9 और एलसीएम हमको ज्ञात करने हैं। अब आप आराम से ज्ञात कर लोगे, यानी 306 गुने 657 बट्टे 9 बराबर हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। इसीलिए एलसीएम बराबर आप इसको कटाओगे तो लगभग ये 9 3 27, 9 चौके 36, इस दोनों को गुना करोगे, हमने यहाँ पे किया है, तो गुना करके कितना आ जाता है, यानी 34 गुने 657 करने हैं आपको, और 34 गुने 657 कीजिएगा तो आ जाएगा 2 2 3 3 8, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए अब जो हमारे सामने क्वेश्चंस हैं, जो भी पीछे के क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस आपको पहले भी मिले थे, 7th में, 8 में, 5 में, 4 में आपने पढ़ा था, इसलिए आपको समझने में परेशानी नहीं हुई। लेकिन अब जो क्वेश्चन है ना, ये जनरल कंपटीशन टाइप का क्वेश्चन है, ये भी जनरल कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है कि आपको बताने हैं कि कोई भी प्राकृत संख्या जो है वो n के लिए 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या कि नहीं। तो आप एक बच्चा वाला टेबल पढ़िए कि देखिए, जैसे अगर 6 का पावर n दिया है सर, हमको क्या दिया है, 6 का पावर n दिया है, और कहता है ये 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं, यानी इसका जो इकाई अंक है ना वो 0 आएगा या कि नहीं। और 6 का पावर n, और n कोई प्राकृत संख्या है, n का कोई प्राकृत संख्या है, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, एकदम समझते जाइए जो हम बोल रहे हैं, हम फास्ट में बोल रहे हैं, आप समझते जाइए। लेट्स ऑन कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, n का वैल्यू।
तो आप देखिए ले करके देखिए तो एक बार, क्योंकि n का रहा है प्राकृत संख्या, तो 1 से शुरू करेंगे, होल नंबर 0 से शुरू नहीं करेंगे, 0 से शुरू करेंगे तो फर्स्ट टर्म में 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 का पावर 1 लेंगे तो 6 आएगा, 6 का पावर 2 लेंगे तो क्या आएगा 36, 6 पावर 3 लेंगे तो भी क्या आएगा लास्ट में 6 आएगा, 6 का पावर 4 भी लेंगे तो भी लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा, है ना अजीब सी बात। यानी आप 6 का पावर कुछ भी ले लो तो उसके आंसर जो आने वाले हैं लास्ट डिजिट में वो 6 ही आने वाले हैं। तो आप खुद बताओ कि क्वेश्चन पूछा है क्या ये 0 पर समाप्त होगा या नहीं। तो अगर जनरल कंपटीशन के बच्चे हो तो सीधा बोलो ये 0 पर समाप्त नहीं होगा, कभी नहीं, क्योंकि ये हमेशा कहाँ समाप्त हो रहा है 6 पर समाप्त होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये हमारे लिए क्वेश्चन है, 10th क्लास के बच्चे के लिए क्वेश्चन है, देखिए ये मैंने एक तरीका आपको बता दिया। अगर 10th क्लास के बच्चे के लिए क्वेश्चन है तो आपको पढ़ाया गया था 9th क्लास में, ठीक है, और यहाँ भी आपको बताएंगे हम। फिर से देखिए क्या है, करा 6 टू द पावर n है, तो हम इसको तोड़ सकते हैं सर, इसको हम तोड़ सकते हैं किसमें, अभी तक हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा, अभाज्य गुणनखंड, इसको हम तोड़ सकते हैं 2 गुने 3 के पावर n के रूप में, ठीक है। और आपको कह रहा है कि ये 0 पर समाप्त होगा या नहीं, तो आप पढ़े होंगे कि 0 पर समाप्त होने के लिए, 0 पर समाप्त होने के लिए, यानी ऐसे लिखिए 0 पर किसी भी संख्या को समाप्त होने के लिए, बस आपका क्वेश्चन बन रहा है, किसी भी संख्या को समाप्त होने के लिए, बस इसको याद कर लेना, इस लाइन को होने के लिए उसके जो गुणनखंड होने चाहिए, क्या होने चाहिए 2 × 5 टू द पावर n होने चाहिए, कम से कम क्या होने चाहिए 2 × 5 टू द पावर n। यही फॉर्मूला है जिसको आपको याद करना है, ठीक है, कि कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होगी तो उसका क्या होना चाहिए फॉर्मूला 2 × 5 टू द पावर n होना चाहिए। लेकिन आपका यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो हमको क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन में 2 × 3 का पावर n आ रहा है, लिखेंगे अतः यह दी गई संख्या 6 टू द पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी आंसर। तो इस तरह 5 नंबर का जो हमने पीछे सवाल बताया, इस तरह के क्वेश्चन बार बार आते हैं, समझ गए ना, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। जैसे आपको हम पूछते हैं कि 5 टू द पावर n का पावर 0 पे समाप्त होगा कि नहीं, तो आप डायरेक्ट बोलना नहीं, क्यों, क्योंकि सर 5 को अगर तोड़ेंगे तो 1 × 5 में टूटेगा, 2 × 5 के फॉर्म में नहीं टूट रहा है, जो नंबर 2 × 5 के फॉर्म में टूटेगा वो 0 पे समाप्त होगा। तो 5 का पावर 1 लेंगे तो भी 5 आएगा, 5 का पावर 99 ले लोगे ना तो भी लास्ट में क्या आने वाला है 5, यानी 0 कभी नहीं आएगा। तो इसका साइकिल चलता है, जैसे 2 का है, 2 का पावर कुछ भी लोगे तो 4 के साइकिल पे वो फिर से आने लगता है, 4 के साइकिल पर, यानी 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, यहाँ तक अलग अलग आएगा। लेकिन जैसे 2 का पावर 5 पे जाओगे तो फिर 2 से वो आना शुरू हो जाएगा, उसका लास्ट वाला अंक। तो इस तरह से ध्यान में रखना है। अब देखिए इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करने हैं, आपको कॉमन ले लेना है डायरेक्ट, तो 13 कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस में 13 है तो प्लस वाला को खोजिए, प्लस इधर से 13 है, इसमें भी 13 है, कॉमन क्या आया 13 कॉमन आया, तो 7 × 11 × 1, अब प्लस में क्या बच गया सर 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं सर 13, ठीक है, × 11 × 7 77, ठीक है, इधर क्या होगा प्लस में। तो चलिए यहाँ पे क्या है कि जैसे हमने बताया कि 13 × 77 आपको करना था, तो ऐसा भी आप कर सकते थे, लेकिन 1 को भी तो इसमें ले सकते थे, तो 78 हो गया। 78 होने के बाद क्या हुआ कि 13 × 78 को तोड़ दिए, ये तो अभाज्य गुणनखंड में है ही, 78 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 78 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 2 × 3 × 13, तो 2 × 3 × 13 यानी 13 का पावर 2, 2 × 3। तो अब आप बताइए कि कोई संख्या ऐसा है जो कि इसको गुना करने के बाद आएगा, वो संख्या 13 से डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, क्या ये अभाज्य होगा? नहीं सर, जब इतना डिविजिबल होगा तो ये भाज्य संख्याएं हैं। ये क्या है? भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इसका जो मल्टीपल होगा ना, गुना करके जो संख्या आएगा वो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा 100%। आप जान रहे हैं बचपन से, इसलिए ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। बस आपको अब क्या करना है, 10th क्लास के हिसाब से थोड़ा सा हट के सोचना है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट आपके सामने है इसी का 7 6 ये है 5 है 4 है 3 है 2 है इंटू में 1 है और प्लस में 5 है। इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 5 देखिए आपका यहाँ पे 5 कॉमन ले लिए। 5 को जैसे कॉमन लिए तो ये कितना आ गया 7 × 6 × 4 × 3 × 2। अब प्लस में क्या बचा सर 1 बचा, तो 5 × इसको गुना कर लीजिए। इसको क्या करना है? गुना कर लेना है। गुना करने के बाद उसमें क्या करना है 1 को ऐड कर देना है। क्या करना है? 1 को ऐड कर देना है। तो गुना करके देख लेते हैं। तो चलिए
जब हमने इसको गुना किया तो गुना करने से क्या आया सर, तो गुना करने से 1008 आ गया। इसमें हमने एक को ऐड किया तो टोटल क्या हुआ 5 गुना 1009। अब देखिए अगर आपको पता है हर चीज तो आप यहाँ पे खुद देखिए कि 1009 अगर है तो 1009 गुना 5 करेंगे तो जो संख्या आएगा तो वो संख्या क्या होगा, एक बार हम आपको दिखा भी देते हैं वो संख्या क्या होगा। अब आप बताइए, ये गुना करने से 5045 आ रहा है, 5045 5 से कटेगा ही कटेगा, 1009 से कटेगा ही कटेगा, 5045 से भी कटेगा, ये 1 से भी कटेगा, तो ये भाज्य होगा कि अभाज्य होगा, तो सर ये 100% क्या होगा, भाज्य संख्याएं हैं। बस यहाँ पे बुक में क्या कर रहा है आपको कि मतलब आपको इस तरह से काउंट करके लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान क्या देने हैं कि ये अगर है तो हम सीधा जानेंगे कि इसका जो गुणनखंड गुना करके जो मल्टीपल इसका आएगा, इसका जो आएगा मान 5045 वो 5 से भी कट रहा है, 1009 से भी कट रहा है, और 1009 का कोई बच्चा अगर चाहे तो 1009 का क्या कर ले, अभाज्य गुणनखंड कर ले, तो 1009 में और जो संख्या आएंगी वो संख्या से भी ये कटेगा। तो इस तरह से हम जानेंगे कि ये भाज्य संख्या। बस हमको 2-3 खोज लेने हैं, बस काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 के से अधिक अगर एक भी हो रहा है तो वो अभाज्य नहीं है, वो भाज्य है। क्या है, भाज्य है। तो यही चीज दिया था, तो हमारा दोनों क्वेश्चन क्या है, भाज्य ही है, दोनों क्वेश्चन क्या है, भाज्य है। और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा लास्ट सवाल अब देखते हैं। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है सर, क्या कहता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा है, एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। और इसमें क्या है कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं चक्कर लगाने में, एक चक्कर, और रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए सोनिया यहाँ से शुरू की, कौन शुरू की, सोनिया यहाँ से शुरू की, तो सोनिया जब एक चक्कर ऐसे करके घूमी तो इसको यहाँ तक आने में कितने मिनट लग गए सर, तो सोनिया को लग गए सर 18 मिनट। सोनिया को कितने लग गए, 18 मिनट। वही मान लीजिए रवि भी यहाँ से जब चला तो रवि को यहाँ तक आने में फिर से सर कितने समय लग गए, तो रवि को लग गए सर कितने मिनट, तो 12 मिनट लग गए सर। कितने मिनट लग गए, 12 मिनट। तो कहता है कि बताओ बाबू कि ये लोग एक ही स्थान पर एक ही समय पर जब चलना प्रारंभ करेगा, यहीं से चलना दोनों आदमी प्रारंभ किया तो एगो तो 18 मिनट लगेगा, यानी रवि पहले यहाँ पहुंच जाएगा और सोनिया लेट से पहुंचेगी, 3 मिनट लेट, 6 मिनट लेट। तो कहता है कि बताओ कितना चक्कर लगाने के बाद, यानी कितना समय के बाद ये लोग पुनः एक ही स्थान पर मिल जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे ना कि कभी भी कि बताओ कि ये है, ये मिनट है, ये मिनट है, या कुछ भी दिया रहे, 6 दिया रहे, 6 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद या 12 मिनट के बाद, कुछ भी दिया रहे और कितना भी आदमी के साथ दिया हुआ रहे, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि वो कम से कम समय क्या होगा। देखिए बता रहे हैं कि आपको तरीका, आपको ढूंढने क्या है, वो कम से कम समय क्या होगा, वो कम से कम समय क्या होगा जिस समय पे ये सभी एक साथ मिल जाएंगे। वो क्या निकालना है, कम से कम। मिलेगा कई बार लेकिन हमको निकालना है कम से कम। तो आप बताइए एलसीएम है कम से कम कि एचसीएफ है कम से कम, तो सर एलसीएम है लोवेस्ट, कम से कम। मतलब सर क्या निकालना है, बस यही माइंड में घुसा लीजिए। जब दिया हुआ है अधिक से अधिक तो एचसीएफ निकाल दीजिएगा, जब दिया है कम से कम क्या निकाल देंगे, एलसीएम। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस 7 नंबर में हमारा क्या है, सोनिया है 18 मिनट, सोनिया को कितना लगता है 18 मिनट, ठीक है। और रवि को कितना लगता है, हमने इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश में लिख रहे हैं, घबराइएगा नहीं, 12 मिनट, ठीक है। मिस्टेक हो गया, ध्यान में नहीं रहा, हिंदी इंग्लिश में लिख दिया तो लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। नाम एग्जाम में भी इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स कीजिएगा ना और नंबर मिलेगा। एग्जाम देने में इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स कीजिएगा तो और ज्यादा नंबर देता है, तो ध्यान में रखना है। चलिए ये हो गया। तो इसका मतलब है सर हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा, किसका, अभी तुरंत सर आप हमको समझा दिए हैं कि एलसीएम कम से कम दिया रहे तो एलसीएम निकालते हैं। तो 18 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो 18 बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूने 2 तिये 6 तिये 18, ठीक है। 12 का क्या हो जाएगा सर, 2 तिये 6 दूने 2 दूने 4 तिये 12, नहीं हो गया, आइए हो गया। अब देखिए हमको निकालना क्या है, एलसीएम ना, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, बड़ा पावर यानी 2 का पावर हम ले लिए, एलसीएम बराबर 18 और 20, तो 2 का पावर ले लिए, ठीक है, गुना 2 का काम खत्म, 2 का काम खत्म। इसमें देखिए 3 कॉमन आ रहा है तो 3 ले लेंगे, क्योंकि 3 जब कॉमन आ रहा है तो 1 3 इसमें से ले लेंगे, कॉमन का तो काम होगा ही, बचा कौन, एगो 3, ठीक है। मतलब देखिए बात वही आया, क्या है, बात वही आया है। देखिए क्या किया है, मतलब ये जो 3 का पावर था, ये 3 का पावर 2 हमने ले लिया, जैसे 2 का पावर 2 ले लिया तो 2 का काम खत्म, 3 का पावर 2 ले लिया तो 3 का काम खत्म। नहीं समझे बात को, देखिए हम यहाँ पे कुछ और वीडियो पॉज करके बैक करके देख लीजिएगा हम क्या बोले कि 2 का पावर 2 ले लिए तो इधर से 3 का पावर 3 भी ले लिए, 3 का पावर 2 बचा, ले लिए तो 3 का भी काम खत्म, इधर से 2 का काम खत्म। अगर ऐसे करके भी ले रहे थे तो भी वही चीज आ रहा था, ऐसे करके लिए तो भी
यही चीज आया। तो क्या हो गया, 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, तो कितने आ गए 36। अतः सोनिया एंड रवि और रवि, सोनिया एंड और रवि पुनः 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद एक साथ मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे आंसर। देखिए क्वेश्चन का आंसर लिखने समय में ये चीजें लिखने बहुत आवश्यक हैं। आपको ये लाइन जो है ना, अतः सोनिया और रवि, देखिए हम बार बार बता रहे हैं कि लास्ट वाला जो लाइन है ना, वो लाइन आपको क्वेश्चन तक लेकर के जाएगा कि बच्चा को हमने क्वेश्चन क्या दिया, बच्चा आंसर क्या लिखा। अगर मैं पूछूं तुम खाया, आप बोलोगे यस सर। हम बोलेंगे तुम खाया, तुम कहोगे भात दाल सब्जी खाए सर, तो ये गलत आंसर हो गया। हम कहेंगे तुम क्या क्या खाया, तब जवाब देना कि सर हम भात दाल सब्जी खाए। बात समझ में आ रहा है ना। तो उसी तरह का क्वेश्चन का आंसर मैच कीजिएगा तो एग्जामिनर को मजा आएगा नंबर देने में। और एग्जामिनर को अगर मजा आ गया नंबर देने में तो आपका सवाल बना हुआ रहेगा सही, अच्छा नंबर देगा। कोई बच्चा बढ़िया बना के आता है, नंबर नहीं आता है, सोचता है कि हमको बहुत नंबर आने वाला है, पता चलता है कि 100 में 100 बना के आया, नंबर आया 70। तो बच्चा का भी गलती हो सकता है, क्योंकि इस तरह से उन्होंने नहीं किया होगा, वो सिर्फ 36 पे ध्यान देके आ गया। आपको इस तरह से लिख देना है। देखिए बार बार हम बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो आपको क्या करना है, ये पूरे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं 1.2, इसको अच्छे से देखने हैं। अगर हमारा बताने का तरीका अच्छा लग रहा है आपको तो एकदम जरूर क्या कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और मन लगा करके पढ़िए, ठीक है, समय दीजिए, बनाइए। एक दिन में एक चैप्टर बनाने का कोशिश कीजिए, और हम भी कोशिश करेंगे आपको कि कम से कम एक दिन में एक वीडियो आपको पूरा कंप्लीट वीडियो दे दें, जिससे कि आपको भी मजा आए। तो चलिए इसी तरह से एंजॉय कीजिए और पढ़ने में ध्यान लगाइए।